हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं एक और नया लेक्चर, वर्क एनर्जी और पावर का एनसीईआरटी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर आपका है 6.9, वर्क एनर्जी पावर का 6.9 एनसीईआरटी प्रॉब्लम। ये पार्ट नंबर 3 है बच्चों। इसके पहले आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 को देखा होगा, और जो बच्चे ना देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मैंने इसमें डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर सर्च कर लीजिएगा, आप देख सकते हो। तो आइए 6.9 क्या क्वेश्चन कहता है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन with constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to। ये आपका बच्चों क्वेश्चन है, पावर प्रोपोर्शनल है इनमें से किसके, t की पावर 1/2 की t पर डिपेंड है, t की पावर 3/2 और t²। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई जरूर करें इसको। बॉडी है इनिशियली कह रहा है रेस्ट में है, और जैसे बच्चों रेस्ट में कहे तो आप लोग समझ सकते हो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बच्चों u यहां पर 0 है, u क्या है 0। ठीक है, ठीक है। एक वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन हमने क्या लेट कर लिया a, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v = u + at आप यहां पे अप्लाई करेंगे, तो u की वैल्यू 0, at। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला आया कितना मिला हमको, at। ये फार्मूला है। इसमें पूछा है पावर डिलीवर्ड, तो पावर का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, p = वेलोसिटी के टर्म्स में फोर्स इनटू वेलोसिटी, p = F × v। ये आपने पढ़ रखा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, शानदार तरीके से आप F × v अप्लाई कर देंगे और इस v की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो F A T फोर्स m × v होता है ना, सॉरी m × a होता है, तो ma² कर सकते हैं। तो फोर्स और ये दोनों कांस्टेंट है, या इसको लिख देते हैं एक वर्ड, m × a से a² t। a और m कांस्टेंट है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो जो पावर डिलीवर्ड है बच्चों, ऑप्शन चला जाएगा सेकंड वाले के साथ। यही है 6.9। तो इसी तरह से 6.1 क्वेश्चन और है, मैं अभी जस्ट आपके सामने ले आ रहा हूं 6.10। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने 6.10 क्वेश्चन है। इसके जस्ट पहले अभी आपने 6.9 सॉल्व किया, बहुत ही आसान तरीके से। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है। तो इसमें कह रहा है कि a body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power। एक सोर्स है जिसका पावर कांस्टेंट है। बच्चों जब पावर कांस्टेंट की बात आती है तो उसका सेंस एवरेज पावर से आता है, क्योंकि एवरेज पावर एक तरह से कांस्टेंट पावर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस कांस्टेंट पावर के लिए, वो किस पर प्रोपोर्शनल होगा, किस पर डिपेंड है। ऑप्शन पहले के जैसे हैं वही ऑप्शन है, आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक चेंज करनी पड़ेगी। बॉडी इज मूविंग कर रही है किसी वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। सपोज दैट कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन यूनिडायरेक्शनली है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स, जिसका पावर कांस्टेंट है। जो सोर्स उसको मूव करा रहा है उसका पावर
वो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कोई आप पावर किसी पर अप्लाई कर दिए तो वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। ऐसे केसेस में आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। जनरली आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं। जनरली जो फार्मूला होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है, बट यहां पावर की वजह से कुछ वर्क हो रहा है, और जो हमें वर्क मिल रहा है बच्चों यहां पे, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। सोचो कैसे होगी भाई, अपने पावर अप्लाई किया, वर्क हुआ, वो मोशन में आया तो काइनेटिक एनर्जी उसमें गेन हुई। तो जनरली अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्क हो रहा है। तो जो वर्क हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो आप यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी WE शॉर्टकट में लिखेंगे बच्चों। आजकल तो जमाना शॉर्टकट का है, तो WE थ्योरम मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम कहेंगे तो W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी KE, और W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अगर हमने लिख दिया तो इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। और कांस्टेंट पावर या एवरेज पावर के लिए जो फार्मूला बताया गया है आप लोगों को, आप लोग अपने स्कूल में क्लास में पढ़े होंगे, W/T होता है। यहां से W अगर कैलकुलेट कर ले बच्चों तो पावर इनटू टाइम, ये पावर कांस्टेंट है या बच्चों एवरेज पावर कह सकते हो। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहां पे तो P इंटू टी इज इक्वल टू हाफ mv², ये मिल जाता है बच्चों। अब यहां से हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमको वेलोसिटी की वैल्यू, कितनी स्पीड है, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये फिट बैठेगा, तो यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2pt/m, स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, तो √2pt/m। इस रूट को आप क्या लिख सकते हो, रूट को आप रूट को 1/2 लिख सकते हो पावर, तो वेलोसिटी आ जाएगी 2pt के पावर 1/2, इसमें भी हो जाएगा और 1/2 इसमें भी हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा और अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। भाई ये कंबाइंड है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे हम अलग अलग कर देंगे। 2 के पावर 1/2, p के पावर 1/2, t के पावर 1/2 m के पावर 1/2। अभी और अच्छा लग रहा है, इन सबको एक साथ कर देते हैं क्योंकि t है यहाँ पे। और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम s इक्वल अपॉन t, 2p/m के पावर 1/2 इंटू टी के पावर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू, इसको मैं रूट के अंदर लिख सकता हूं 2p/m। यहां t की पावर 1 और t की पावर 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा, तो √2p/m, t की पावर 1 3/2। ये पूरा बच्चों कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन जाएगा थर्ड वाले के साथ, ठीक है ना, थर्ड वाले के साथ ऑप्शन जाएगा। यही है क्वेश्चन बच्चों। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और बहुत ज़्यादा इजी मत समझिएगा कि इजी है तो हम जैसे हलवा समझ के खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरी को आपको पकड़ के रखनी होगी कि थ्योरी हमारा कौन सा कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये सोचना होगा आपको। और ये सोच तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो डेवलप तभी होगा जब प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इस 6.10 के बाद हम 2 क्वेश्चन और लेंगे आप लोग के साथ में, फिर ये वीडियो द एंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपके सामने इंतजार है, तो इंतजार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों इंतजार की घड़ी खत्म हुई। 6.11 क्वेश्चन आपके सामने है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना खतरनाक सा क्वेश्चन कहाँ से दे दिया एनसीईआरटी ने। क्या ये आपको क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है? सोचिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। फोर्स गिवन है आपका, अ बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव करती है, जिसमें फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। इतना सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। कितना फोर्स? इसमें फोर्स गिवन है बच्चों -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर फॉर्म में दिया है न्यूटन में ये। वेयर i कैप, j कैप, k कैप आर यूनिट वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर्स हैं। आप यूनिट वेक्टर पढ़े होंगे वेक्टर चैप्टर में कि x एक्सिस की होता है y, x एक्सिस में i कैप, y में होता है j कैप और z में होता है k कैप। तो उसी के रेस्पेक्टिवली में है। और व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग z एक्सिस। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, वर्क पूछा है, लेकिन जो बॉडी मूव कर रही है अलोंग z एक्सिस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 4 मीटर। अगर बच्चों आपको ऐसे केसेस में वर्क कैलकुलेट करना होगा और वेक्टर फॉर्म में दिया है फोर्स, तो हमेशा वर्क का जो फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म वाला, वो यूज करेंगे। कौन सा? आप पढ़े होंगे वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ए डॉट बी का कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े होंगे, उसमें स्केलर प्रोडक्ट आता है। तो वर्क जो है स्केलर प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल होता है। शायद आप लोग पढ़े होंगे अपने कोचिंग्स में, स्कूल्स में। तो बच्चों यहां जो वर्क का फार्मूला है एफ डॉट एस, हम यही फार्मूला यूज करेंगे यहां पे, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। अब आप सोच रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो 4 मीटर दिया है, ये वेक्टर कैसे बनेगा? ये वेक्टर तो है ही नहीं। अब क्या करें? दिमाग नहीं काम कर रहा है। फोर्स दे रखा है, सर आप तो ठीक कर रहे हो कि फोर्स तो दिया हुआ है, हम वेक्टर फॉर्म वाला अप्लाई कर सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं। अब क्या करें? डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट कहां से आए? तो बच्चों इसमें एक वर्ड बोल रखा है। क्या बोल रखा है? जेड एक्सिस, बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। वो जेड एक्सिस में जा रही है। अगर आप इसे एक्स मानते हो, इसे वाई, तो ये वाली जेड एक्सिस हो जाएगी। तो जेड में जा रही है, तो जेड के अलोंग कौन सा वेक्टर होता है? यहां पे आपके सामने लिख रखा है। ये है आई कैप जो है एक्स एक्सिस में होता है, ये वाई एक्सिस में होता है, और ये होता है जेड एक्सिस में। तो जब भी किसी को वेक्टर बनाना है तो उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर हाथी को वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे? सॉरी, तो हाथी को नहीं बनाना है हमको बनाना है बच्चों डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्म बनाना है, तो एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन जा रहा है जेड, तो जेड में होता है के, तो डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम के कैप से। तो आपको वेक्टर एस हो जाएगा आपका 4 इंटू के कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब भी आप सोच रहे सर ठीक है 4 के कैप आ गया, लेकिन यहां आई कैप है, 2j कैप है, लेकिन यहां आई और जे नहीं है। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है। आई कैप जे कैप यहां है, यहां नहीं है ना, छोड़ दो इसका, सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्रिक है भाई। अगर कुछ नहीं करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 के कैप। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो 0 इंटू आई कैप कर दीजिए प्लस 0 इंटू जे कैप कर दीजिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप, इसमें जब फिट करेंगे तो ए डॉट बी आपने पढ़ा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो के डॉट के 1 होगा, बाकी इसका अगर डॉट करेंगे मल्टीप्लाई बारी बारी तो ये 0 हो जाएगा। आई डॉट के 0, जे डॉट के 0 और के डॉट के 1 और 4 3 जा 12। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा -i कैप प्लस
2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 4k कैप। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा 4 इंटू 3 k कैप डॉट k कैप, इसकी वैल्यू 1, तो 12 जूल आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? आप इसे वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 6.12। वेट कीजिए। 6.12 आपके सामने क्वेश्चन है बोर्ड पर। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो लगेगा कि हमने तो ऐसा क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं किया। जरा सोचिएगा ध्यान से। An electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment। एक कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट होता है। आप कॉस्मिक रे के बारे में जानते होंगे बड़े अच्छे तरीके से, है ना। कॉस्मिक रे का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन, ये डिटेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी 10 keV और सेकेंड विथ 100 keV। 100 keV का मतलब बच्चों किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है इनकी एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी। अब जरा सोचिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अच्छा, जूल में आपसे कोई पूछे एनर्जी कितनी होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, यहां गिवन है आपके पास, दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। अगर नहीं भी दिया हुआ है ना तो याद रखना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जीरो कुछ नहीं है, 1.6, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए दे दिया है जीरो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। इसमें आपके सुविधा के लिए, आसान बनाने के लिए इसने ये दे दिया है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है और प्रोटॉन का मास इतना होता है, ये आपको दे दिया है। इनकी काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन फास्टर होगा, फास्ट कौन मूव करेगा, और दोनों की स्पीड का रेशियो भी पूछा है इसमें। ऑब्टेन द रेशियो देयर स्पीड। तो स्पीड का रेशियो बताने के लिए बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, ये देख सकते हैं यहां पे एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी है ना, मोशन में है तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, सबसे पहले किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के कहेंगे। तो ये लिखेंगे 12m इलेक्ट्रॉन का मास, यहां वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्क्वायर। प्रोटॉन के लिए kp लिखेंगे 12mp vp स्क्वायर। आपस में डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ke/kp ये आ जाएगा, इससे हाफ कैंसिल हो जाएगा। और यहां से बच्चों इलेक्ट्रॉन, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का रेशियो मिलेगा। और साथ ही साथ हमको यहाँ से कुछ वैल्यू मिल जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मास इनटू प्रोटॉन का वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको बच्चों हम लिखेंगे ke/kp। इलेक्ट्रॉन का दिया है कितना, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे, प्रोटॉन की वैल्यू रखेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट करेंगे और फाइनली पहले हम इसको वैल्यू रखेंगे और रख कर सॉल्व करेंगे। तो 9.11 10 की पावर -31 इंटू वी स्क्वायर बाई 1.67 इंटू 10 की पावर -27 वीपी स्क्वायर इक्वल टू 1/10। इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों ना,
तो VE स्क्वायर अपॉन VP स्क्वायर पहले निकालेंगे, तो ये समथिंग 183.3 आपका आएगा सॉल्व करने पर। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने तो इसे सॉल्व किया है, कैलकुलेट किया है, तो 183 पॉइंट थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 183.3 ये स्क्वायर यहां पर भी लगेगा, छूट गया था भी, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब बच्चों VE अपॉन VP आएगा 13.3 या 5, जो भी 3 ले लेते हैं अप्रॉक्स, तो यही मिलेगा। और इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो VE इज इक्वल टू 13.3 इंटू VP। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रोटॉन की वेलोसिटी में इतने का मल्टीप्लाई हुआ तब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिल रही है, मतलब वेलोसिटी इतने टाइम्स ग्रेटर है। तो आप कह सकते हो क्या कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है किसके, प्रोटॉन की स्पीड से। तो फास्टर कौन है इसमें, विच इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन इज फास्टर, और दोनों का रेशियो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 6.2 आपका। इसी तरीके सॉल्व करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है, और भी क्वेश्चन है, ये पार्ट 3 है। इसके बाद हमारा वीडियो होगा पार्ट 4 पे, और पार्ट 4 में इसके आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चे इसके पहले का जो पार्ट नहीं देखे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, उसको जरूर देख लें। इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रहा हूं, उस पर जाके आप लोग क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों, तो ये कुछ कहूँगा नहीं, क्या करना चाहिए, आप समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की पार्ट। तब तक के लिए आप लोग पढ़ें, इसको रिवाइज करें और भी क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।